का लेक्चर। आज आप लोगों ने जो है वो हम लोगों ने सीजर्स पढ़ने। सीजर्स ना आपने सिर्फ मेरे नोट से करने हैं और आपने कहीं से नहीं पढ़ने। एक दफा दिल करे तो परवेज अकबर पढ़ लीजिएगा, बहुत लेंथी लिखे हुए हैं और उसमें से बहुत सारी ऐसी बातें आपकी काम की नहीं है जो आपने करनी ही नहीं है। तो आप सिर्फ मेरे नोट से सीजर कर लें, इनफ है। इसमें मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है और वो बाकी मैंने आपको इतना समझा भी देना है कि क्या है कैसे नहीं है, ठीक है। हाँ जी, सिर्फ सिर्फ हाँ सिर्फ नोट से, ठीक है। और आपने बिल्कुल ये जो मैं भी आप लोगों से स्लाइड्स है ना, इनमें मैंने सारी चीजें ऐड की हुई हैं, जो जो चीजें आपको जरूरत है। तो ये सीजर्स का टॉपिक आप ना बहुत लेंथी लिखा हुआ है, बड़े अजीब अजीब से करके लिखे हुए हैं। नहीं नहीं, मेनिंजाइटिस तो परवेज अकबर में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कुछ भी उसमें ज्यादा नहीं लिखा हुआ। जो हमने पढ़ा है वही चीजें हैं, बस उन्होंने थोड़ी सी उसको एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, और ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी नई चीज नहीं है उसके अंदर, मैंने सारा अच्छे तरीके से देखा हुआ है उसको। मुझे पता होता है कि मैंने किस डिजीज के ऊपर, आपको किस जगह के ऊपर कितना मैंने उस पर फोकस करवाना है, कितना ज्यादा जोर देना है, ठीक है। आप लोगों को पता ही नहीं, ये चीजें नहीं पता होती। मैं हर डिजीज का आपको बताता हूँ कि इसको आपने क्लिनिकल पिक्चर इसकी क्या होगी, इसकी सबसे पहले जरूरी होता है आपको बताना कि ये डिजीज हुई क्यों है। उसके बाद मेरा जो मेन फोकस होता है ना, वो होता है क्लिनिकल पिक्चर पे, कि जब आप पेशेंट के सामने खड़े हो ना, तो आपको पता चले कि ये है क्या। तो आप दवाइयां याद करना कौन सा मुश्किल है, दवाइयां हर कोई याद कर लेता है। सवाल तब आता है कि जब आप पेशेंट के साथ खड़े हो ना, तो आपको पता हो कि भाई इस पेशेंट को क्या क्या हो सकता है। और मैं ये पूरी उम्मीद से कह सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आप लोग ये पढ़ रहे हो, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे से जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, आप जाकर उस पेशेंट के साथ खड़े हो जाओ, जिस जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, कम से कम आपको जो साथ वाले खड़े हैं उनसे ज्यादा ही पता होगा कि हमने इससे क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, ये प्रेजेंट क्या करेगा, हिस्ट्री में हमने क्या पूछना है, और हमने इसको क्या कराना है, टेस्ट कौन से कराने हैं। देखो सिटी स्कैन, एमआरआई, ये हर कोई याद कर लेता है। लंबी सारी लिस्ट एक बनाई होती है, जैसे हमने फार्मा में बनाई होती थी ना, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ठीक है। इस तरह की लिस्ट हमने इसमें भी बनाई हुई है, मेडिसिन में भी, कि कुछ भी ना हुआ तो हमने सीबीसी भी लिख देना है, ईएसआर भी लिख देना है, सिटी स्कैन भी लिख देना है, एक्सरे भी लिख देना है, एमआरआई भी लिख देना है। ये हमने एक लिस्टें कॉमन बनाई हुई है, ठीक है। ये मुझे भी पता है, ठीक है। जिस तरह वो हम होते थे ना जब हम लोग फार्मा पढ़ते थे, तो उसमें हम क्या करते थे कि वो हमने नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया की एक लिस्ट बनाई हुई थी। हम कहते थे जनाब जो भी है, वो जिसकी ड्रग का आपको भूल जाए ना साइड इफेक्ट, तो आप लिख दो उसको, नोजिया हो गया, इसको इसको वोमिटिंग हो गया, इसको डायरिया हो गया। इसी तरह हम लोगों ने इसमें भी ये बनाया हुआ होता है, ठीक है, कि जनाब जो पेशेंट हुआ है आपके सामने, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आपको उसकी लैब्स समझ नहीं आ रही, तो आप उसको अपनी तरफ से चुप करके लिख देते हो, हाँ भी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो असल मसला, रट्टा हर कोई लगा लेता है, रट्टा आपके तमाम फेलोज भी लगा लेंगे। असल जो है आप लोगों को ये बताना होता है कि आपने क्लिनिकली जब एक पेशेंट आपके सामने खड़ा होगा, आपने उसको देखना क्या है, ऑब्जर्व क्या करना है, आपके जहन में उस वक्त क्वेश्चन क्या होने चाहिए, और आपने उसको कौन से टेस्ट हैं जो आपने करवाने हैं। सब टेस्ट नहीं आपने उठा के करवा देने। ये मेरी अप्रोच होती है, और यही आपको एमसीक्यूज में भी हेल्प आउट करते हैं और यही आपको वाइवा में भी हेल्प आउट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मेडिसिन में अगर आप लोगों ने डिस्टिंक्शन लेनी है ना, मेडिसिन का रिटर्न पास करना इंतहाई आसान है। क्यों? क्योंकि अगर M1 का पेपर थोड़ा बहुत आपका ऊपर नीचे हो जाए, M2 का आसानी से हो जाता है। 200 नंबर का आपका सारा रिटर्न है। मेडिसिन में डिस्टिंक्शन वही बच्चा लेगा जिसका क्लिनिकल अच्छा होगा, जिसकी थोड़ी एचओडी के साथ या टीचर के साथ बनी हुई होगी, या उसका क्लिनिकल थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है। मैंने आप लोगों के लिए बड़ा ही सिंपल करके रखा हुआ है कि आप लोगों को समझ आए कि सीजर्स होते क्या है। जितने भी आज तक आप लोगों ने बार जितना भी आपने सीजर्स पढ़े होंगे, या जो भी आप एपिलेप्टिक्स, एपिलेप्सी और सीजर ये एक ही चीज है। पहले मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दूं। आप लोगों ने जब भी पढ़े होगे, बड़ा आप लोग कंफ्यूज हो, यार क्या ये ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी क्या है, ये टोनिक क्लोनिक क्या है, ये पार्शियल सीजर क्या है, ये एब्सेंट सीजर क्या है, इतना कुछ है। क्या है, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले
सीजर्स होते क्या है, एपिलेप्सी होती क्या है? बहुत आसान है। आज आपको मैं इतनी आसान करके ये बताऊंगा कि आप लोगों को, देखो आज सीजर्स आप करके जाओगे। देखिए सीजर्स क्या है, ये एपिलेप्टिक अटैक क्या होता है, जब भी ब्रेन में कोई एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो, तो इस उसकी वजह से जो हमारी ब्रेन की ओवर एक्टिविटी होती है, उससे हमें एपिलेप्टिक अटैक होता है। ठीक है, एबनॉर्मल। देखें हमारी पूरी बॉडी में दो तीन चीजें बड़ी अहम है जो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। सबसे पहली चीज है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी का जो चार्ज है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो एक्शन पोटेंशियल है, जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी मुनहसर कर रही है। आप ये समझ लीजिए कि हमारी पूरी, जिस तरह एक घर में बिजली है, जो पूरा का पूरा करंट सिस्टम है उसका, वो सारा का सारा हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करता है। अगर हमारे सोडियम पोटाशियम, अगर हमारे वोल्टेज गेटेड चैनल्स और ये सारे के सारे अगर डिस्टर्ब हो जाए, तो पूरी की पूरी बॉडी में भगदड़ मच जाएगी। इसकी मिसाल सिंपल ऐसी है कि देखो, आप लोगों ने, हर किसी के घर में पंखा होगा और पंखे के साथ एक रेगुलेटर लगा हुआ है। अब जितनी आप रेगुलेटर से एनर्जी इंक्रीज करते हो, रेजिस्टेंस उसकी कम करते जाते हो, आपका पंखा उतना तेज होता जाता है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज भी सेम वैसे ही है। हमारी पूरी बॉडी में एक कैलकुलेटेड, एक एक बैलेंस्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। अगर वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ज्यादा हो जाए, वो किसी भी वजह से हो सकता है, वो किन वजूहात की वजह से हो सकता है वो भी हम देखते हैं, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ज्यादा हो जाए आपके ब्रेन में, तो आपकी ब्रेन की ओवर एक्टिविटी हो जाती है, जो आपका, आप कंट्रोल नहीं होते, अनकंट्रोल्ड ओवर एक्टिव जो डिस्चार्ज है, उससे आपको एपिलेप्टिक अटैक होता है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो टाइप्स हम आगे जाकर देखते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि ये ओवर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह क्या है, ये ओवर एक्टिविटी की वजह क्या है। ये जो ओवर एक्टिविटी आपके ब्रेन में होती है, ये जो बैलेंस जो एक हमारा मेंटेन होता है, ये बैलेंस खराब क्यों होता है, ये सबसे इसकी जो मेन वजह है वो मेटाबॉलिक एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस है। ठीक है, अब मेटाबॉलिक एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस आपको पता है सवेयर डायरिया में भी हो जाती है। अगर एक पेशेंट को कांस्टेंट डायरिया रहे बहुत अरसे तक और वो उसको ना ट्रीट कर रहा हो, तो उस पेशेंट को भी एपिलेप्टिक अटैक हो सकते हैं। ठीक है, ये इन्फेक्शंस में भी हो सकता है, ये टॉक्सिन्स में भी हो सकता है। लेड पॉइजनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एपिलेप्टिक अटैक के लिए। एस्कीमिक अटैक्स में भी हो सकता है। अभी हमने पिछले दिनों पढ़ा सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट्स जो होते हैं, जिसमें एस्कीमिक अटैक भी है, हेमरेजिक अटैक्स भी है। इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर या मिस यूज ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं बहुत ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सब में जो दो मेन इंपॉर्टेंट रीजंस हैं वो है आपके इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस में कौन से आ जाते हैं, मेनिंजाइटिस है, एनसेफलाइटिस है, वायरल मेनिंजाइटिस है, ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस है, फंगल मेनिंजाइटिस है, लेकिन एनसेफलाइटिस में ज्यादा कॉमन होते हैं सीजर्स, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। तो मेटाबॉलिक एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, इन्फेक्शंस, टॉक्सिन्स, एस्कीमिया, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर्स और मिस यूज ऑफ ड्रग्स, यहां तक सबको क्लियर है? बेसिक सा भी हमने पढ़ा है कि क्या हुआ है इसके अंदर। थोड़ा सा अब हम इसकी टाइप्स की तरफ जाने लगे, जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज अब हमारे सामने आएगी। ठीक है, अब टाइप्स के ऊपर सब ने अपने कान खोल के रखने हैं। देखो, सबसे पहली जो इसकी मेन टाइप होती है वो होते हैं पार्शियल सीजर्स। पार्शियल सीजर्स का लफ्ज जब हमारे जेन में आता है, तो इससे आप फौरी तौर पे अपने जेन में बिठा लें कि ये पूरे ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करते। पार्शियल का मतलब क्या होता है, थोड़ा, छोटा। लेकिन सबसे कॉमन यही होते हैं, 70% पेशेंट्स को जो होते हैं वो पार्शियल सीजर्स ही होते हैं। पार्शियल का मतलब ये होता है कि ये ब्रेन के किसी एक हिस्से को इन्वॉल्व करते हैं, किसी छोटे से हिस्से को, किसी पार्ट को। फोकल होते हैं, जर्नलाइज्ड नहीं होते। इसमें पूरा का पूरा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, ब्रेन का कोई थोड़ा सा हिस्सा, कोई छोटा सा पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। ज्यादातर कॉमनली टेम्पोरल लोब इसमें इन्वॉल्व होती है, टेम्पोरल लोब। अब पार्शियल सीजर्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक होते हैं सिंपल पार्शियल सीजर्स
और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। सिंपल सीजर्स वो होते हैं जिसमें पेशेंट कॉन्शियस रहता है, बिल्कुल उसको पता होता है कि उसको क्या हो रहा है, उसको झटके तो लग रहे हैं, उसको एपिलेप्टिक अटैक तो हो रहा है, लेकिन वो कॉन्शियस रहेगा, उसको पता चलेगा, वो आपको बता रहा होगा, वो बोल उस बिल्कुल कॉन्शियसनेस के अंदर वो आपके सामने प्रेजेंट करेगा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स हैं, दूसरी जो इसकी टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स। इसमें पेशेंट कॉन्शियसनेस जो है उसकी इंपेयर्ड हो जाएगी, फुली अनकॉन्शियस या कॉन्शियसनेस इंपेयर्ड हो जाएगी। पेशेंट को नहीं पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है, वो क्या परफॉर्म कर रहा है, या वो कहां पर है, किस जगह पर है, या वो कौन सी मूवमेंट्स कर रहा है, उसको नहीं पता होगा। कि जब इवन के एक दो, ये ज्यादातर 1 से 3 मिनट तक का अटैक होता है एक एपिलेप्टिक सीजर्स का, और जब उसका अटैक खत्म होगा तो उसे नहीं याद होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, उसे नहीं पता होगा कि उसके साथ क्या हुआ है। ठीक है। और इस दौरान वो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स करेगा, रिपीटेटिव, अपने हाथों को आगे पीछे मार रहा होगा, अपनी जुबान को चबा, अब उसकी जो दांत है, दांतों के दरमियान में उसकी जुबान आ रही होगी, च्युइंग कर रहा होगा, रिपीटेटिव मूवमेंट्स कर रहा होगा, हाथ पांव मार रहा होगा। लेकिन जब वो पेशेंट ठीक होगा तो उसको नहीं पता होगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एम आई क्लियर? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये क्लासिफिकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको ये आज मैं याद करवा के छोड़ूंगा। पार्शियल सीजर्स क्या है? दीज आर फोकल, ये किसी एक पार्ट को इन्वॉल्व करते हैं, पूरे ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करते, किसी एक हिस्से को इन्वॉल्व करते हैं, किसी एक हिस्से में ओवर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन होती है, और वो हिस्सा नॉर्मली ज्यादातर टेम्पोरल बून है, टेम्पोरल लोब है, सॉरी, टेम्पोरल लोब। ठीक है। पार्शियल सीजर्स की दो टाइप्स हैं, एक सिंपल पार्शियल सीजर्स और एक कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। सिंपल पार्शियल सीजर्स में पेशेंट कॉन्शियस रहता है, पेशेंट को पता होता है कि उसने क्या किया है, अगर उसने किसी को थप्पड़ मारा है, किसी को, वो उसने जो मूवमेंट्स की हैं रिपीटेटिव, उसको पता होता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे झटके शटके लगे हैं, उसको पता होता है। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में उसको नहीं पता होता। जब 2-3 मिनट के बाद जब उसका एपिलेप्टिक अटैक खत्म होता है, तो आप उससे पूछेंगे, वो कहेगा मुझे कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। वो उसकी कॉन्शियसनेस इंपेयर्ड होगी, उसको नहीं पता कि उसने पिछले 2-3 मिनट में क्या किया। ये है पार्शियल सीजर्स। क्लियर? पार्शियल सीजर्स की दो टाइप, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आपके होते हैं जर्नलाइज्ड सीजर्स, और ये सबसे खतरनाक सीजर्स होते हैं। ये पूरे के पूरे ब्रेन को इन्वॉल्व कर लेते हैं, इसमें आपके पूरे ब्रेन की ओवर एक्टिविटी होती है, और पूरा का पूरी आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है इन सीजर्स के अंदर। ठीक है। जो पार्शियल सीजर्स है उनमें कोई बॉडी का एक हिस्सा और ब्रेन का एक हिस्सा इन्वॉल्व होता है। जर्नलाइज सीजर्स में एंटायर ब्रेन, पूरा का पूरा ब्रेन, और ये इंतहाई खतरनाक होते हैं। इवन के ये सीजर जो है ये रेस्पिरेटोरी फेलियर भी कॉज कर सकते हैं, रेस्पिरेटोरी अरेस्ट भी इनमें हो सकता है, और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है कॉम्प्लेक्स जर्नलाइज्ड सीजर्स में, अगर आप इनको ट्रीट नहीं करते। अब जर्नलाइज्ड सीजर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो ये एक चार्ट देखें, इस चार्ट को अगर हम बड़ा गौर से देखें तो ये देखिएगा, एपिलेप्टिक सीजर्स दो तरह के हैं, या तो पार्शियल है या जर्नलाइज्ड है। पार्शियल कब कहेंगे? पार्शियल को फिर दो टाइप पे हमने कह दिया। हम सवाल करेंगे, इज कॉन्शियसनेस इंपेयर्ड? अगर तो पेशेंट कॉन्शियस है, अगर तो पेशेंट कॉन्शियस है तो दैट इज सिंपल पार्शियल सीजर्स। और अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं था, उसकी कॉन्शियसनेस इंपेयर हुई है, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। और अगर पूरा का पूरा ब्रेन इन्वॉल्व हुआ है, पूरा का पूरा ब्रेन इन्वॉल्व हुआ है, तो फिर उसके दो टाइप्स हैं, फिर उसकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। उनमें हम क्या कहते हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं जर्नलाइज्ड सीजर्स की टाइप्स। जर्नलाइज्ड सीजर्स की टाइप्स में, जर्नलाइज्ड सीजर्स की टाइप्स में टॉनिक सीजर्स, क्लॉनिक सीजर्स, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, मायोक्लॉनिक सीजर्स, ये एक ही एक्चुअली। टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स को हम ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी भी कहते हैं, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स या ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी। मायोक्लॉनिक सीजर्स और एब्सेंस सीजर्स, ये आप लोगों को बड़े होते हैं, जो आप लोग मोहब्बत में एब्सेंस हो जाते हो ना, पता ही नहीं चलता आपको, कहाँ अमेरिका फिर रहे होते हो, अभी अभी लेक्चर लेते लेते आप लोग अमेरिका पहुंच जाते हो ना, ये वो वाले एब्सेंस सीजर्स हैं। नहीं नहीं, ये वो वाले नहीं है।
इट इज ए लाइटर नोट, ठीक है। तो ये टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, मायोक्लॉनिक सीजर्स और एब्सेंस सीजर्स, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, जो सबसे खतरनाक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में क्या होता है, जरा ये देखिए, इसमें एक टॉनिक फेज होता है और एक होता है क्लॉनिक फेज। टॉनिक फेज में आपकी पूरी की पूरी बॉडी रिजिड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, सारे के सारे मसल्स अकड़ जाते हैं और ये पेशेंट आर्क की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ऐसे एक आर्क आर्क बन जाती है। और ये बड़े थोड़े से सेकंड्स के लिए होता है और इसमें पेशेंट ए पैनिक भी हो जाता है, पेशेंट का सांस भी रुक जाता है। टॉनिक सीजर के फौरन बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसको हम कहते हैं क्लॉनिक फेज। क्लॉनिक फेज में पेशेंट फौरी तौर पे उसके सारे के सारे मसल्स इनवॉलेंटरी जर्की मूवमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। जर्किंग यानी कि पेशेंट का पूरा जिस्म ऐसे फड़फड़ाना शुरू कर देता है, पेशेंट का पूरा जिस्म कांपना शुरू कर देता है। सबसे पहले क्या होता है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जर्नलाइज्ड सीजर्स की, जिनमें पूरा का पूरा ब्रेन इन्वॉल्व है। जर्नलाइज्ड में क्या हुआ, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। टॉनिक फेज में क्या होता है, पेशेंट के सारे मसल स्टिफ कर जाते हैं और पेशेंट एक आर्क की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और क्लॉनिक सीजर में पेशेंट के सारे मसल्स इनवॉलेंटरी जर्की मूवमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, फड़फड़ाना, जैसे फड़फड़ा नहीं रहा होता कोई इंसान, ऐसे शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके थोड़ी देर के बाद पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और फिर आहिस्ता 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 वो ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर हम यहां तक अभी तक इसको रोक के जरा डिस्कस करें अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो मुझे जरा थोड़ा सा रिपीट करवाएं। देखें, हमने पढ़ा हमारे पास है सीजर्स। सीजर्स में हमारे पास सबसे पहले कौन से जनाब, पार्शियल। लिखवाओ लिखवाओ बता, फटाफट बताओ मुझे। पार्शियल में एक है हमारे पास सिंपल और दूसरे है हमारे पास कॉम्प्लेक्स। सिंपल वो है जिनमें पेशेंट क्या है, कॉन्शियस, और कॉम्प्लेक्स वो है जिसमें पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस या कॉन्शियसनेस इंपेयर्ड है। पार्शियल हमारे पास, और दूसरे टाइप्स के हमारे पास कौन से हैं, वो है जनरलाइज्ड। ठीक है, जनरलाइज्ड में हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स है, एक है टॉनिक क्लॉनिक, एक है टॉनिक क्लॉनिक, दूसरी है मायोक्लॉनिक और तीसरी है एब्सेंट सीजर्स। ओहो, किधर गया भाई जान, तीसरी है एब्सेंट सीजर्स। एब्सेंट सीजर्स। टॉनिक क्लॉनिक में क्या होता है, टॉनिक क्लॉनिक में पहला फेज क्या है, टॉनिक। टॉनिक में सारे के सारे मसल्स क्या हो जाते हैं, स्टिफ, जिससे एक आर्क की शेप आ जाती है, आर्क, ऐसे पेशेंट एक आर्क की शेप ले लेता है। उसके बाद दूसरा फेज कौन सा है, क्लॉनिक। क्लॉनिक में पेशेंट क्या करता है, जर्की मूवमेंट्स करता है, फड़फड़ाने वाली मूवमेंट्स, जर्की मूवमेंट। ठीक है, और जो टॉनिक फेज है उसमें पेशेंट का सांस भी रुक जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं, एपेनिक होता है। और फिर इसके बाद एक फेज आता है जिसमें पेशेंट थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस होता है, जिसे पोस्ट इस्टियल फेज कहते हैं। पेशेंट थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस है और फिर आहिस्ता 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 वो रिकवर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक होना शुरू हो जाता है। ये देखिएगा जरा, इस पूरी चीज को मैंने इस डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया होगा। मैं बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि लेक्चर में याद करके उठना है, आपको पढ़ना ना पड़े। जब आप लोग इस लेक्चर से जाएं तो आपको एक एक लफ्ज आता हो। ठीक है ना, हाँ जी, पोस्ट स्टल कंफ्यूजन, कंफ्यूजन फटीग भी उसे हम कहते हैं। क्लियर होगी बात यहां तक। टॉनिक फेज हुआ, उसके बाद क्लॉनिक, और फिर जो है ना वो इनके बाद का फेज हुआ। क्लियर, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास जो इसके बाद वाले हैं, ये तकरीबन जो टॉनिक और क्लॉनिक होते हैं ना, ये कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं। कोई 15-20 सेकंड के लिए टॉनिक होता है और कोई 15 से 20 या 30 सेकंड के लिए मैक्सिमम क्लॉनिक फेज आता है। और फिर उसके बाद जो आपका पोस्ट स्टिल कंफ्यूजन फटीग होती है, वो ऑलमोस्ट आपको कोई डिफरेंट वेरी करता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट या घंटा घंटा भी लग जाता है पेशेंट को सही तरह से रिकवर होने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद वाले हैं जिसको हम कहते हैं पिटिट मॉल सीजर्स।
टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स का दूसरा नाम क्या है? ग्रैंड मॉल सीजर्स, ग्रैंड मॉल सीजर्स। और एब्सेंस सीजर्स का दूसरा नाम क्या है? पिटिट मॉल सीजर्स। ये पिटिट मॉल सीजर्स क्या करते हैं? ये ज्यादातर स्कूल गोइंग चाइल्ड में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? स्कूल गोइंग चाइल्ड, जो स्कूल ज्यादातर बच्चे जाते हैं। इसमें इसका दूसरा नाम हम इनको कहते हैं डे ड्रीमिंग या एब्सेंट माइंडेड। इसमें होता क्या है? इसमें फॉर एग्जांपल पेशेंट बैठा है, काम कर रहा है, पढ़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल वो पार्क स्टडीज पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते अचानक से क्या होगा कि वो ऐसे बैठ जाएगा और बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड हो जाएगा। उसे नहीं पता चलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, और कुछ सेकंड्स के लिए उसकी आंखें ऐसे खुली होंगी और वो ऐसे जिस तरह जिन बन के नहीं बैठ जाता, ऐसे एब्सेंट माइंडेड के साथ वो सामने बैठा होगा। और कोई कुछ सेकंड्स के बाद, कोई 15-20 सेकंड के बाद अचानक से उसे पता चलेगा कि यार ये भी मुझे क्या हो गया, मैं तो बैठा पढ़ रहा था आराम से। और ये दिन में बहुत दफा होता है, ये 100 दफा भी हो सकता है, 100 टाइम्स पर डे भी हो सकता है। होता थोड़ा सा है, बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए, 15 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 6 ये हमारे साथ भी होता है बिल्कुल। ये आप लोगों के साथ तो बहुत ज्यादा होता है। आप लोग ऐसे पढ़ते पढ़ते अमेरिका पहुंच जाते हो, और वो जनाब ठंडी फिजाएं और खुली हवाएं, और जनाब हम जा रहे हैं वो अभी कुछ लोग तो ऐसे बैठे होते हैं ना, बैठे बैठे सोच रहे होते हैं जनाब अभी आप जा रहे हैं, अभी हम बस जो है ना अभी डॉक्टर बन जाना है, फिर स्टेथ ऐसे घुमा रहे होंगे, ओटी किट पहनी होगी, ऐसे ठंडी फिजाएं जो है ना वो है तो ये फिर जनाब वो कुछ लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे ना, हम लोग क्या करते हैं वो जनाब बस अब छुट्टियां हो गई हैं, अब जा रहे हैं, अब कोई दुबई घूमने चला जाता है, कोई कोई बैठे बैठे यूएसएमएल करके अमेरिका में पहुंच के वहां पर जाके रेजिडेंसी लेके 8 लाख रुपए तनख्वाह सोच के ये सोच रहा होता है अच्छा यार जब मेरी 8 लाख तनख्वाह आएगी तो मैंने वहां पे करना क्या क्या है, ठीक है? कुछ जो है ना वो अपनी शादी की डे ड्रीमिंग शुरू कर देते हैं, मैंने ये करना है, मैंने ये फोटोग्राफर बुलवाना है, वो डे ड्रीमिंग नहीं है। इसमें पेशेंट बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड हो जाता है, पेशेंट को पता ही नहीं। इसमें देखो जो आपको हो रहा है उसमें आप सोच रहे हो, वो आपकी हार्डरामी है, वो सीजर्स नहीं है ये आपकी हार्डरामी है कि जिसमें आप काम नहीं करना चाहते, सोचना चाहते हो। तो ये आपकी इसमें क्या होता है कि आप सोच रहे होते हो, ठीक है? आप कोई ना कोई आपका माइंड इंटैक्ट है, आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हो, पढ़ते पढ़ते आप सोच रहे हो अच्छा यार अमेरिका जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं, वो जा रहा हूं, ये आपकी हार्डरामी है, ये सीजर्स नहीं है। एब्सेंट सीजर्स, पिटिट मॉल सीजर्स, इसमें ये होता है कि पेशेंट को थोड़े सेकंड्स के लिए वो एब्सेंट माइंडेड हो जाता है, बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड, बिल्कुल उसको नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, और कुछ सेकंड्स के बाद वो ठीक हो जाता है। और ये दिन में पता नहीं कितनी दफा होता है। इसमें कोई पोस्चरल टोन का लॉस नहीं होता, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती, कुछ नहीं होता। ये देखो जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं तो आप लोगों को क्लियर होगा। ये देखो एक लड़की जो है ना वो कोई लेटर पढ़ रही थी, ठीक है, और अचानक से देखें उसके साथ क्या हुआ कि ये इस फेज में चली गई, बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड फेज में। कोई 15 से 20 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए, सेकंड्स में होता है, ये मिनटों में भी नहीं होता, बहुत शॉर्ट सेकंड्स में ये होता है, और पेशेंट फौरी तौर पे ठीक हो जाता है। लेकिन ये बच्चों में कॉमन है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये ठीक हो जाता है अभी डॉक्टर साहब कह रही है कि ये वो जो है ना वो पढ़ रही थी और अचानक से उसे पता चला कि डेट शीट आ गई है और उसका ये हाल हो गया है वो लेटर पढ़ रही थी, हाँ लव लेटर पढ़ रही होगी ना, तो अचानक से उसे पता चला कि भाई अब मेरी डेट शीट आ गई है, अब तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। सही है। तो ये है एब्सेंट जो सीजर्स या पिटिट मॉल सीजर्स। क्लियर? मायोक्लोनिक सीजर्स में आपको इतना ज्यादा डिटेल की जाने में जरूरत नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने वो खुद एक दफा रीड कर लेने, मिलते जुलते हैं इससे। तो ग्रैंड मॉल सीजर्स का पता चल गया, एब्सेंट सीजर्स का पता चल गया। क्लियर है? क्लियर है? पूरी क्लासिफिकेशन समझ आ गई है एपिलेप्सी की? ट्रीटमेंट की तरफ चलूं इसके डायग्नोसिस की तरफ चलें और आगे चलें? चलें जी। अब हमने इसको, ये देखो ना, ये मैंने एक डायग्राम्स कुछ ऐड किए जो आप देख सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसको आपने कैसे करना है, इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी सीजर्स के पेशेंट की? देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि आपको हिस्ट्री हिस्ट्री
आपको हिस्ट्री लेनी पड़ेगी इसकी। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपसे किया जाएगा जो कि बड़ा टिपिकल है। मुझे ये बताओ, हिस्ट्री किससे लोगे, पेशेंट से या अटेंडेंट से? देखें, कुछ डिजीजेज होती हैं जिनमें आपने हिस्ट्री पेशेंट से लेनी होती है, और कुछ डिजीजेज होती हैं जिनमें आपने हिस्ट्री अटेंडेंट से लेनी होती है। ये कौन सी डिजीज है? ये वो डिजीज है जिसमें हिस्ट्री आप अटेंडेंट से लोगे, जो उसके साथ रहता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां पे आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि जो उसके साथ आया होगा उससे लोगे, या आप ऐसे बंदे से लोगे जो उसके साथ रहता है, उसकी मां से, या उसके वो पर्सन जो उसको ऑब्जर्व करता है, जो सारा दिन उसके पास होता है। हिस्ट्री उससे लेनी है। हिस्ट्री चाचा मलंगू से नहीं लेनी जो उसको घर से उठा के लेकर आया सिर्फ एक दफा। ठीक है, हिस्ट्री आपने उससे लेनी है जो पेशेंट के साथ रह रहा हो, पेशेंट को ऑब्जर्व करता हो सीजर्स के दौरान। क्वेश्चन क्या करोगे हिस्ट्री में? क्या क्वेश्चन करोगे? सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या करोगे कि ये हिस्ट्री में आप उस पेशेंट से पूछोगे कि जब इसको एपिलेप्टिक अटैक होता है, जब इसको ये झटके लगते हैं, ये कितनी देर के लिए होते हैं, ये दिन में कितनी दफा होते हैं, किस वक्त होते हैं, क्या इसको कोई बीमारी थी, कोई इन्फेक्शन हुआ था, कोई इसको कोई थोड़ी देर पहले, कुछ अरसा पहले कोई बीमारी तो नहीं हुई? ये सवाल आप करोगे। और आप क्या पूछोगे? इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन आपने क्लासिफाई करने के लिए आप क्या पूछोगे? सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या पूछोगे? आप ये पूछोगे कि भाई क्या ये पेशेंट जब इसको एपिलेप्टिक अटैक होता है, क्या ये कॉन्शियस होता है या अनकॉन्शियस होता है? आप ये पूछोगे। और कॉन्शियस और अनकॉन्शियस से आपको फौरी तौर पे पता चलेगा कि ये पार्शियल है, सिंपल पार्शियल है, या कॉम्प्लेक्स पार्शियल है। अब वो पेशेंट कहता है कि भाई, अब जो उसका अटेंडेंट है वो कहता है कि भाईजान ये कॉन्शियस नहीं होता, लेकिन अब वो आपने उससे क्वेश्चन पूछा सबसे पहले कि ये कॉन्शियस होता है या नहीं होता, यस और नो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ लेकर जाता हूं। वो कहता है कि जनाब जी बिल्कुल ये कॉन्शियस नहीं होता, नो, कॉन्शियस नहीं होता। अब अगला सवाल आप उससे क्या करोगे? आप उससे ये पूछोगे कि इस जब इसको सीजर्स होते हैं, जब इसको एपिलेप्टिक अटैक होता है, तो क्या पूरा का पूरा जो जिस्म है वो इसमें इसका हिस्सा बनता है? मतलब आप उससे उसकी लेमैन लैंग्वेज में पूछोगे कि एदे पट्ठे ए अकड़ते नहीं जाता, पूरा का पूरा जिस्म एदा अकड़ते नहीं जाता, ठीक है, अकड़ाहट दे विच ते नहीं चला जाता, इसका जिस्म सारा अकड़ तो नहीं जाता, उसके बाद इसका जिस्म ढीला होकर ये फड़फड़ाने तो नहीं लग जाता? अगर तो वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब ये ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही इसका पूरा जिस्म अकड़ता है, ना ही ये फड़फड़ाता है, सिर्फ ये ना अपनी दांतों के बीच में इसकी जुबान जो है ना आ जाती है, और बस ये एक जगह पर पड़ जाता है और दांतों में जुबान आ जाती है। तो फिर आप क्या कहोगे? कॉम्प्लेक्स पार्शियल है ये। लेकिन अगर वो ये कहता है कि नहीं जनाब इसका पूरा जिस्म अकड़ जाता है, फिर उसके बाद ये ऐसे गिर जाता है, फड़फड़ाना शुरू कर देता है 20-30 मिनट, इससे फिर कोई होश नहीं रहता, तो फिर वो क्या है? टॉनिक क्लॉनिक। मेरी बात समझ रहे हो? हिस्ट्री से आपको थोड़ा सा आइडिया कैसे हो सकता है, क्योंकि सीजर्स की जो टाइप है ना, वो आप दो ही तरह से पता लगा सकते हो, दो ही तरह से। या तो आप हिस्ट्री और क्लिनिकल डायग्नोस क्लिनिकली, या आप ईईजी से पता लगा सकते हो, ईईजी से। बस ये दो दो है आपके पास। या तो आप उसकी अच्छे से हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता लगा सकते हो कि भाईजान इसको कौन से टाइप्स के सीजर है, या आप ईईजी से पता करा सकते हो। बाकी जो टेस्ट आप कराते हो, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का आप टेस्ट करा रहे हो, यानी कि अब यहां पर देखो इलेक्ट्रोलाइट, सीरम कैल्शियम चेक कर रहे हो, सोडियम चेक कर रहे हो, ग्लूकोज चेक करो, ये कॉज ढूंढने के लिए कर रहे हो, ये सीजर्स को ढूंढने के लिए नहीं कर रहे, ये सीजर्स की कॉज को ढूंढने के लिए कर रहे हो। सीजर्स कौन से हैं ये आपको पता चलेगा या तो हिस्ट्री से या ईईजी से। और ईईजी भी बाज दफा पेशेंट्स की नॉर्मली होती है, बाज दफा पेशेंट को नहीं, बहुत बहुत थोड़े सेकंड्स के लिए सीजर्स होते हैं और नई ईईजी में चेंजेस आती। हिस्ट्री सबसे मेन है, पास्ट बिहेवियर सबसे मेन है।
क्लिनिकल हिस्ट्री सबसे मेन है। बाकी आप ये जो टेस्ट करवाओगे, सीरियम कैल्शियम, सोडियम, आप सीबीसी करवाओगे, इलेक्ट्रोलाइट्स करवाओगे, ईएसआर करवाओगे, एमआरआई करवाओगे, ये सारे के सारे आपको कॉज ढूंढने में हेल्प करेंगे। जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई में भी कोई ट्यूमर हो, मे भी कोई इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो, मे भी कोई आईसीपी रेज हुआ हो, लंबर पंक्चर आप करवा सकते हो मेनिंजाइटिस वगैरह को चेक करने के लिए, कॉज ढूंढने के लिए आप ये टेस्ट करवा रहे हो। लेकिन सीजर्स का एग्जैक्ट कौन सा जो टाइप है, किस टाइप के हो रहे हैं, ये आपको या तो ईईजी बता सकती है, या बेस्ट है हिस्ट्री आपको बता सकती है, ऑब्जर्वेशन। क्लियर डॉक्टर साहब, क्लियर? हाँ यार, मेरा ना गला बहुत ज्यादा खराब है, बस मौसम चेंज हो रहा है ना, आप लोग भी अपना ख्याल करें, मौसम चेंज हो रहा है। अच्छा जी, अब ये जब भी किसी किसी पेशेंट को आप देखें कि उसको एपिलेप्टिक अटैक हो रहा है किसी भी किस्म का, तो ये आपके रूल हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं। सीजर्स की फर्स्ट एड है जो आपने लिखने हैं, और आपने ये लिखना है। डॉक्टर साहब, एक ही चीज है, मैंने आपको पहले ही बताया है, ये आपके रूल हैं जो आपने फॉलो करने हैं। 1 2 3 4, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो आपने फॉलो करना है। और आपने जब अपनी मैनेजमेंट लिखनी है एपिलेप्टिक अटैक की, सीजर्स की, तो आपने ये लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहला है कि स्टे विद द पर्सन। जिस पर्सन को सीजर है, आपने उसके साथ रहना है। ठीक है, अब साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको पकड़ लेना है, या आपने उसको रोकना है, या आपने उसके हाथ पांव बांध देने हैं। नहीं, साथ रहने का मतलब यह कि आपने अलर्ट रहना है। आप ये नोट करें कि उसको कितनी देर के लिए सीजर्स हो रहे हैं, वो कितनी देर बाद ठीक हो रहा है, और पेशेंट सेफ रहे, पेशेंट किसी दूसरे पेशेंट को नुकसान ना पहुंचाए, पेशेंट के हाथ में कोई छुरी चाकू कोई ऐसी चीज ना हो कि वो अपने आप को मार ले। ठीक है, और ये देखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सीजर्स का जो पेशेंट है, जो एपिलेप्टिक अटैक्स का जो पेशेंट है, जब उसको एपिलेप्टिक अटैक हो रहा है, तो क्या वो सांस सही तरह से ले रहा है? क्या उसने कोई ऐसे कपड़े तो नहीं पहने हुए जो बहुत टाइट है? क्या वो सांस सही तरह से ले रहा है? क्या वो कॉन्शियस है या वो अनकॉन्शियस है? ये सारी चीजें आपने साथ में देखनी है, उसके साथ रहें, स्टे विद द पर्सन, सेफ रखें, पर्सन को सेफ रखें, उसको अपने आप को कोई हार्म ना पहुंचाने दें। कोई उसके हाथ में कोई छुरी चाकू कांटा या कोई ऐसी चीज है तो फौरी तौर से उसे पकड़ लें, और नोट करें कि उसको सांस वगैरह आ रहा है, उसका एयरवे क्लियर है। ये तो नहीं कि उसके दांतों के बीच में जुबान आ गई है और वो सांस नहीं ले पा रहा। ठीक है, और फौरी तौर पे कॉल 911। 911 का मतलब ये कि आपने अपने पेपर में तो ये नहीं लिखना इमरजेंसी, फौरी तौर पे आप जो है वो, अगर तो घर में है तो आप एम्बुलेंस को बुलाएं, डॉक्टर के पास लेकर जाएं, हॉस्पिटल लेकर जाएं, ये सारी चीजें आपने देखना है। ठीक है, ये एक चीज हमेशा याद रखें, ये आप लोगों के प्रॉफ में एमसीक्यूज भी आता है, वाइवा में भी पूछते हैं, कि कभी भी सीजर्स के पेशेंट को, एपिलेप्टिक के पेशेंट को कभी भी फोर्स नहीं करते, उनके अगेंस्ट फोर्स नहीं यूज करते। ये नहीं कि उसके हाथ पांव बांध दो, उसको पकड़ लो, उसको रोकने की कोशिश करो, उसे मारो, या उसके मुंह में कभी भी कोई चीज नहीं डालते। कभी भी कोई खाने पीने की चीज हो, चाहे चाहे कोई थेराप्यूटिक चीज हो, एनजी वगैरह आपने डालनी हो, कभी भी सीजर्स के पेशेंट के मुंह में आप कोई चीज नहीं डालते। आई एम सॉरी। अच्छा जी, ठीक है, तो ये है सीजर्स की फर्स्ट एड जो आपने करने। एक एक मैंने और भी इसमें ऐड किया हुआ है, और जरा डिटेल में ये देखो कि आपने सीजर्स के पेशेंट के साथ रहना है, सेफ रहना है, पेशेंट उसका एयरवे ब्लॉक नहीं होने देना, कोई आपने उसके मुंह में कोई चीज नहीं डालनी, कोई चम्मच। ठीक है, हाँ, ड्यूरिंग सीजर्स, सीजर्स के दौरान की ये बात हो रही है, ये सीजर्स की बात, जब उसको झटके लग रहे हैं, जब उसको अटैक हुआ, ये तब की बात हो रही है। आगे पीछे तो भाई उसको कुछ खिलाना है, भूखा मारना है क्या आपने? ये हम बात कर रहे हैं कि जब एक पेशेंट है, उसको अटैक हो रहा है, उस वक्त आपने क्या करना है? उस वक्त आप उसके साथ रहें, उसके हाथ में कोई ऐसी चीज ना हो जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए, कोई छुरी कोई चाकू कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसका एयरवे खुला रहे, वो सांस लेता रहे,
और कोई भी चीज उसके मुंह में ना डालें, कोई चम्मच या कुछ खिलाने की उसे कोशिश ना करें, कुछ पिलाने की उसे कोशिश ना करें, उसको रोके ना, उसके साथ फोर्स का इस्तेमाल ना करें, और कोशिश करें कि फौरी तौर पे उसको हॉस्पिटल लेकर जाएं। क्लियर? उसको उसको आपने गुस्सा नहीं दिलाना, उसको आपने रिमेन काम का मतलब ये कि गुस्सा नहीं आपने दिलाना, ठीक है? आपने उसको ठंडा रखना है, ठीक है? आपने उसको ठंडा रखना है। डॉक्टर साहब आपको किसने कहा है कि चम्मच डाल देना है आपने उसके मुंह में? बिल्कुल भी नहीं डालना। ये गलत अप्रोच है कि आप उसको चम्मच डालते हैं। कोई चीज नहीं डालते, ना कोई आपने पानी पिलाना है उसको, ना आपने पिल्स, क्योंकि उस वक्त पूरा का पूरा आपका जितना भी सिस्टम होता है वो आई एम सॉरी। अच्छा जी, ठीक है। फर्स्ट एड समझ आई? पता चला? क्लियर है यहां तक? अब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की तरफ आ जाए। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है दो तरह की। एक है ब्रेन की ओवर एक्टिविटी को कम करना, ठीक है, और दूसरा है पेशेंट को सिडेटिव्स में लेकर जाना। एक है ब्रेन की ओवर एक्टिविटी को कम करना, जो ओवर एक्टिविटी हो रही है उसमें उसको रोकना, और दूसरा है पेशेंट को काम करना, पेशेंट को सिडेशन में लेकर जाना, पेशेंट को सिडेशन में लेकर जाना। ठीक है जी। अब हम इसको थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूं दोनों तरह से मेडिसिन। ये मैंने आप लोगों के लिए ये एक टेबल बनाया हुआ है, और आप लोगों ने सिर्फ इसी पर रहना है, और आपने इधर उधर कहीं नहीं जाना, क्योंकि ऐसे आप लोग जो है ना कंफ्यूज हो गए कि कौन सी मेडिसिन देनी है कौन सी नहीं देनी। अच्छा देखें, ये वाली जो आप देख रहे हो, ये है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स या एंटी कन्वल्जेंस ड्रग्स, और ये हर तरह के सीजर के साथ मैंने लिखा हुआ है कि कौन सी आपने ड्रग ऑफ चॉइस है। अब ये सारी की सारी जो ड्रग्स है ना डॉक्टर साहबान, ये एक्चुअली करती क्या है? ये ब्रेन की ओवर एक्टिविटी को कम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बामेजिपिन क्या करती है? ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं उन्हें ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेशन जो बहुत ज्यादा हो रही होती है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है ओवर एक्टिविटी को। इसी तरह फेनिटोइन भी क्या करती है? ये भी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती है। वेल्प्यूरिक एसिड जो है क्लोनाजिपाम, ये जो वल्प्यूरिक एसिड है ये भी आपके कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती है। अल्टीमेटली ये सब तमाम ये वाली जो ड्रग्स हैं, ये जो ऊपर वाली जिनको मैंने अभी ये मार्क किया है, ये ड्रग्स ब्रेन के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को कम करती हैं। ओवर एक्टिविटी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का क्या मतलब है? एक्शन पोटेंशियल जनरेशन जो बहुत फास्टली हो रही है, जो बहुत तेजी से हो रही है, उसको कम करती है, उसको हेल्प आउट करती है कि वो कम हो जाए। अब उसमें हमारे पास टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? कार्बामेजिपिन, फेनोटोइन। एब्सेंस के लिए इथोसेक्सिमाइड। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन सी है? वेल्प्यूरिक एसिड। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कुछ भी आपको, ये टॉनिक क्लॉनिक में भी चल जाएगी, ये एब्सेंस में भी चल जाएगी, ये और सीजर्स में भी चल जाएगी, ठीक है। और सिडेटिव्स के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? सिडेशंस के लिए या मसल्स को रिलैक्स करने के लिए सिडेटिव्स हाइप्नोटिक्स में हम क्या यूज करते हैं? वो हमारे पास लोराज़ेपैम और जो है वो डायज़ेपैम है, जो हम ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर यूज करते हैं। और अगर किसी को अल्टरनेटिव देनी पड़े तो फिर हम क्लोनाज़ेपैम देते हैं। देखो, तीन तरह की मैनेजमेंट है सीजर्स की। पहली है फर्स्ट एड, कि जब पेशेंट को सीजर हो रहे हैं आपने क्या क्या करना है। दूसरी है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में पहले आपने उसकी ओवर एक्टिविटी को कम करना है। ओवर एक्टिविटी को कम करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स है? कार्बामेजिपिन, फेनिटोइन, इथोसेक्सिमाइड, वेल्प्यूरिक एसिड। और सिडेशन के लिए, सिडेटिव हाइप्नोटिक्स के लिए, मस्कुलर रिलैक्स करने के लिए हमारे पास कौन सी ड्रग्स है? लोराज़ेपैम, डायज़ेपैम, और उसका अल्टरनेटिव हमारे पास कौन सा मौजूद है? क्लोनाज़ेपैम। क्लियर? पहले फर्स्ट एड है, उसके बाद ओवर एक्टिविटी को कम करना है, और तीसरा जो है वो सिडेटिव्स आपके पास है जो आपने सिडेशन देनी है। क्लियर होगी बात? समझ आया है आज का टॉपिक?
सीजर्स पहले अगर किसी को नहीं समझ आते थे, एपिलेप्सी नहीं समझ आती थी, तो आज समझ आई है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, डोजेस नहीं करनी इसकी, बहुत मुश्किल लगता था पहले, देखो आसान हो गया ना आज। इंशाल्लाह ताला ऐसे ही सारे टॉपिक्स और भी आसान हो जाएंगे, और ये आप यहीं से कर लेना, ठीक है। एक इसके साथ छोटा सा टॉपिक है, स्टेटस एपिलेप्टिकस। जब कोई सीजर्स 30 मिनट तक रहे, ठीक ना हो रहे हो, और वो लेंथी होते जाएं, तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, जिसे हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। और इसको फिर हम जो है वो, उसमें हम आईवी ड्रग्स देते हैं, कॉन्टिन्यूस सीजर्स हम उन्हें कहते हैं। ये मैंने नीचे ऐड किया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी मैं बिल्कुल नहीं बोल पा रहा, मेरे गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, तो ये मैंने, ये मेडिकल इमरजेंसी होती है। ये कॉन्टिन्यूस सीजर, जो सीजर्स ना ठीक हो रहे हो, सस्टेन्ड अनकॉन्शियस सीजर्स को हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, और इसमें फिर हम आईवी ड्रग्स देते हैं, ठीक है। ये आपने आज पढ़ लेने हैं, ठीक है जी। चलें जी, थैंक यू सो मच। फी मान अल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। डॉक्टर साहब, ये एक ही चीज़ है, सीजर्स एपिलेप्सी एक ही चीज़ है, मैं बता तो रहा हूँ पहले। हाँ, आप बिलाल लगा रहा है लाइनें।